मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा था। थोड़ा समय पर आ जाया करें सभी लोग, ऑलरेडी क्लास लेट हो गई है कुछ। Recording in progress. लास्ट क्लास में हमने मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा था, ठीक है, और इसका रिवीजन आप लोगों ने किया होगा। और आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो इसमें हमने लोअर लिम्ब तक डिस्कशन कर लिया था। आज इस यूनिट को समाप्त भी कर दूंगा और अगली एक यूनिट शुरू भी कर दूंगा। तो 2 टारगेट है आज अपन के, वो फिक्स करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये चीजें भी हमने यहाँ पर देख ली थी, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, हमने फिबुला तक बात कर ली थी लास्ट क्लास में। मैंने आपसे कहा था ये एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, ठीक है, जो एक सपोर्ट प्रदान करती है। ये एक ऐसी बोन है जो लेटरल साइड में रहती है, साइड में, लेटरल साइड में, और वेट को बियर नहीं करती है, ठीक है। और जो आपका एडी का जो निर्माण होता है, जो एंकल जॉइंट के नीचे वाली जो टार्सल होती है, उसके निर्माण में ये मदद करती है। इसलिए ये बोन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब यहाँ पे एक नई बिंदु शुरू हो रही है। उस बिंदु का नाम, उस पॉइंट का नाम है टार्सल बोन। ये आपको ध्यान रखना है। सेम कहानी होगी जैसे वहां पर कार्पल था, मेटाकार्पल था, फेरेंजिस था। ऐसे यहाँ पर देखो टार्सल्स होंगे, फिर मेटाटार्सल्स होंगे और फिर फेरेंजिस होंगे। ये आपका पैर की हड्डियां, इतनी आपकी पैर होती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर टार्सल्स भी होंगे, मेटाटार्सल्स भी हैं और फेरेंजिस भी है, ठीक है। बस वहां पर कार्पल्स हैं और यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं। सौरभ नायक माइक बंद करिए अपना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टार्सल की, ठीक है। तो टार्सल में आपको जो चीजें दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी, यहाँ से मैं आपको इंगित कर देता हूँ। ये इतने पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब टार्सल बोन है, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कहानी है, ये टार्सल है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कहानी है, ये है टार्सल, ठीक है। तो इनको बोलते हैं टार्सल्स, ठीक है, जो कि एंकल के निर्माण में, ठीक है, सोल के निर्माण में, ठीक है, हील के निर्माण में मदद करती, ठीक है। जो आपके पैर की एड़ी है, तलवा है और टखना होता है, उसके निर्माण में मदद करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे टेनस है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये है कैल्केनियस, आप ध्यान रखेंगे। जो आपकी एड़ी होती है, उस हड्डी का नाम है कैल्केनियस। सबसे हार्ड बोन होती है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा आधार जो आपके पैर पूरे शरीर का होता है, वो इसी एड़ी पर होता है। तो कभी अगर अपने एड़ी की मसल्स को भी, जो स्किन है वहां की टच करोगे, तो वो भी बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो ये कैल्केनियस है। फिर आपको यहाँ पर नेविकुलर दिखाई दे रहा होगा, नेविकुलर दिखाई दे रहा है ऊपर। फिर यहाँ पर टेनस दिखाई दे रहा होगा। टेनस जो होता है वो एंकल जॉइंट बनाता है, ये कैल्केनियस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्यूनिफॉर्म बोन्स दिखती है, 3 क्यूनिफॉर्म्स होती है, ठीक है, मीडियल, लेटरल होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूनिफॉर्म बोन्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये लेटरल क्यूनिफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली, ठीक है। और इसी के बीच में इंटरमीडिएट है और पीछे की तरफ है मीडियल क्यूनिफॉर्म। तो 3 क्यूनिफॉर्म हो गई। तो इस तरीके से कितनी होती है टार्सल्स संख्या में, कौन बताएगा? 7। एक पैर में 7 टार्सल बोन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 पैर में हो गई 14 और 3 एक पैर में होती है 7, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात कर रहे हैं मेटाटार्सल्स की। तो मेटाटार्सल्स यानी जो तलवों के निर्माण करते हैं, बीच का उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई देता होगा, वो जो हिस्सा जिन हड्डियों से मिलकर के बनता है, ये वाली, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 जहां पर लिखा है, ये है मेटाटार्सल्स। एक पैर में 5 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी हथेलियां थी ना, इनमें रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इन रेखाओं में हमने कहा था कि यहाँ पर मेटाकार्पल्स है। ऐसे ही जो आपका पैर है, ठीक है, तो पैर में भी मेटाटार्सल्स होती हैं, एक पैर में 5, 2 पैर में 10, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फेलेंजिस। यहाँ पर नाम दोनों में सेम है, उंगलियों में भी फेलेंजिस है कहते थे और यहाँ पर भी फेलेंजिस कहेंगे। सेम संख्या होती है, ठीक है, जितनी उसमें थी, क्या नाम है, हथेली में, सेम उतनी यहाँ पर भी होती है। एक पैर में 14 होती है, क्योंकि दो में होती है, बाकी 3-4 उंगलियों में होती है पैर के। जो बिग टो, पैर का जो अंगूठा होता है, उसमें केवल 2 फेलेंजिस होती है, बाकी उंगलियों में 3 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 चक्कू 12 और 2 14, तो 14 होती है एक पैर में, 2 मिलाकर के 28 हो जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बिग टो को ग्रेट टो या हेलेक्स भी कहते हैं। एनाटॉमी की भाषा में अंगूठे को हेलेक्स कहा जाता है, ठीक है।
ये आपको शायद नया नाम पता चला होगा। पैर के अंगूठे को हेलिक्स भी कहते हैं, जो एनाटॉमी की भाषा, एनाटॉमिकल एमबीबीएस के जो विद्यार्थी हैं, बाकी इसको बिग टो, ग्रेट टो या फिर अंगूठा ऐसे कहा जाता है। तो ये आपको संख्याएं ध्यान रखनी है, दैट्स इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और टार्सल्स के नाम, एक एक बोन के नाम, कौन सी एंकल के निर्माण में मदद करती है, कौन सी हील के निर्माण में मदद करती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली टेलस बोन और कैल्केनियस बोन, ये दो के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमने पूरी हड्डियों की बात कर ली, जितनी भी हड्डियां आपको पढ़नी थी एपेंडिकुलर में, एक्सियल में, उन सबकी चर्चा हमने कर ली। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो एक बिंदु बनता है, ठीक है, उस बिंदु को कहते हैं संधि, ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है। तो इनको संधि कहा जाता है, ज्वाइंट कहा जाता है, जिससे मूवमेंट कर सकती हैं। जहां पर दो अस्थियां जुड़ती हैं, जहां पर दो बोन आकर के मिलती हैं, उस पॉइंट को अस्थि कहा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट करने में मदद करता है, अटैचमेंट अलाउ करता है, क्योंकि हड्डियों को जोड़ करके रखने का काम करता है। अगर ये अस्थियां ना हो, यानी ये ज्वाइंट ना हो, तो फिर आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, ठीक है, आप काम आसानी से नहीं कर सकते। तो ये ज्वाइंट का होना बहुत अनिवार्य है हमारे शरीर में। तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी हैं। इमूवेबल को फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल को कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, फ्रीली मूवेबल को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में 3 प्रकार के ज्वाइंट है, मैं दोबारा बता रहा हूं। एक जो सबसे कठोर है, जो बिल्कुल मूव नहीं करते। दूसरे ज्वाइंट ऐसे जो हल्के फुल्के मूव करते हैं, हल्के फुल्की गति होती है। तीसरे जो बहुत अच्छी तरीके से गति करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको साइनोवियल कहते हैं। एक बहुत रिजिड, बहुत कठोर, एक हल्के से रिजिड होते हैं, यानी हल्का फुल्का बेंड हो जाते हैं, मूव होते हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ज्वाइंट हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताया, वही इनकी कहानी। इमूवेबल मतलब जिनमें कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। जैसे स्कल में थे ना, पैराइटल बोन फ्रंटल से जुड़ा हुआ था, पैराइटल ऑक्सीपिटल से जुड़ा हुआ था, पैराइटल टेम्पोरल से जुड़ा हुआ था। तो ये बिल्कुल फिक्स ज्वाइंट है, ठीक है, वो बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल का वर्टिब्रास के जो ज्वाइंट होते हैं, वर्टिब्रा के बीच में गद्दी बताई थी हमने, कौन सी गद्दी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो उसमें हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, आपकी स्पाइन हल्की फुल्की मूव करती है, ठीक है, यानी उनके बीच में गति होती है, वो स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल कैसा है? जैसे कोहनियों के ज्वाइंट, एल्बो का ज्वाइंट हो गया, नी का ज्वाइंट हो गया, हिप का ज्वाइंट हो गया, ठीक है, उंगलियों के ज्वाइंट हो गए, कलाई का ज्वाइंट हो गया, गर्दन का ज्वाइंट हो गया, ठीक है, गर्दन भी आप अच्छे से मूव कर लेते हो। तो ये सारे के सारे ज्वाइंट जो होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है साइनोवियल ज्वाइंट, क्योंकि सबसे ज्यादा यही मूव करते हैं, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर इनके बारे में देखना है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। साइनोवियल ज्वाइंट, यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये है नी ज्वाइंट का एग्जांपल है, घुटने का जो ज्वाइंट है उसका एग्जांपल है। यहाँ ऊपर फीमर है, नीचे मान लीजिए टिबिया है, तो इनके बीच में आप गैप दिखाई दे रहा होगा। देखिए हड्डियां आपस में जुड़ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ये हड्डियां आपस में टकराई तो बहुत भयंकर पेन होता है। गठिया में यही समस्या होती है, जिनको आर्थराइटिस होती है, उनमें एक गैप खत्म हो जाता है। गैप खत्म होकर दो हड्डियां टकरा जाती है, और जहां टकराएंगे वहीं फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से घर्षण होगा, यानी घर्षण जहां रगड़ खाएंगे तो फिर गर्मी उत्पन्न होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी, सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये सारी समस्या हो जाएंगे। जब ये समस्याएं होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। तो बीमारी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है। क्या नाम है इस फ्लूइड का? साइनोवियल फ्लूइड। इसे ज्वाइंट के ही नाम से फ्लूइड का नाम कर दिया गया है। अब वो फ्लूइड क्यों है? एक तो चिकनाई प्रदान करता है, दूसरा नरिशमेंट, पोषण प्रदान करता है। आपकी गाड़ी में भी अगर ग्रीस खत्म हो जाए तो पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। आप जब अपनी स्कूटी, बाइक में सर्विसिंग करवाते होगे तो उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं। मोबिल ऑयल होता है, वो क्या करता है? फ्लूइड है वो, जो आपकी इंजन को चिकनाई प्रदान करता है, ताकि जो अंदर फ्रिक्शन ना उत्पन्न हो सके, घर्षण ना उत्पन्न हो सके, आग ना लग सके, बर्निंग सेंसेशन ना हो। सेम कहानी आपके यहाँ पर भी, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नहीं होगा तो इतने अच्छे तरीके से ज्वाइंट मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। साइनोवियल ज्वाइंट की एक खासियत होती है कि सबसे ज्यादा मूव करने वाले ज्वाइंट होते हैं, और इनके मध्य में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। और इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो आप यहाँ पर टाइप्स पढ़ने वाले हैं,
ये सभी साइनोवियल के ही टाइप है, ठीक है, जो आप देखेंगे। जैसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसको प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी एक साइनोवियल ज्वाइंट का प्रकार है जो कि कार्पल्स में पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ये जो गुण होते हैं वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट। फिर यहाँ पर आप दूसरा देख रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट का प्रकार, वो है हिंज ज्वाइंट। अब इनके नाम अलग अलग क्यों पड़े? इनकी लोकेशन के अनुसार, ठीक है। जिस जगह पर जिस तरीके के ज्वाइंट पाए गए वैसा ही नाम दे दिया गया। अब हिंज का मतलब क्या है? जैसे आपके दरवाजों में क्या होता है, एक तरफ कब्जे लगे होते हैं, दूसरी तरफ से आप उनको आगे या पीछे करते हो। सेम आपकी एल्बो में भी यही होता है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, ठीक है। तो वो हिंज ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है इसमें, आप डंबल को ऊपर लेकर के आते हो फ्लेक्शन, डंबल नीचे लेकर के जाते हो एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हिंज। पाइवट ज्वाइंट जो होता है, पाइवट ज्वाइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेडियस और अल्ना के बीच में भी तो ज्वाइंट होता है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी तो ज्वाइंट होता है। तो ये जो ज्वाइंट आपको मिलता है इन दो अस्थियों के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में, उसको बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट C1 और C2 के मध्य में मिलता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि एक ज्वाइंट एक जगह पर मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर अन्य अस्थियां भी जुड़ रही हैं। अगर दूसरी अस्थि भी आके जुड़ रही है तो वो दूसरे प्रकार का ज्वाइंट बना सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ह्यूमरस से जुड़ी है रेडियस और अल्ना, ये स्पेशली अल्ना, तो वहां पर ज्वाइंट हिंज बन रहा है। लेकिन रेडियस और अल्ना जो आपस में जुड़ती है तो वहां पर पाइवट ज्वाइंट बन रहा है, क्योंकि रोटेशन होता है हल्का फुल्का। आप अपनी एल्बो को हल्का घुमा सकते हैं, देखो ना, आप अपने सामने लेकर के आइए, तो जब अपनी कलाई को घुमाओगे तो रेडियस अल्ना हल्का मूव करेंगे, लेकिन आपकी एल्बो नहीं मूव करेगी, आपका फोरआर्म मूव कर जाएगा पूरा। ये जो गुण होता है पाइवट ज्वाइंट। कॉन्डेलाइट या इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, ठीक है, जो रिस्ट का ज्वाइंट होता है रेडियस और कार्पल के बीच में। देखिए लिखा है एक रिस्ट का ज्वाइंट में यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट दिखा होगा, ठीक है, वो सारी कार्पल्स के बीच में है। लेकिन रेडियस जो बोन है और कार्पल के जो बोन में मिलता है ज्वाइंट, वो होता है कॉन्डेलाइट वाले। अंतर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, कार्पल्स की अस्थियों के बीच में। कार्पल्स की अस्थियां कितनी बताई थी मैंने? 4 प्रॉक्सिमल 4 डिस्टल। नाम याद है किसी को प्रॉक्सिमल डिस्टल के? सर इसमें 8 होती है, एक तो पास वाली और दूर वाली होती है। तो इसमें सर एक इसका फ्लोइड और लूनानेट एंड ट्राइकोप्रम ऐसा कुछ होता है सर। हाँ, तो नाम पढ़ लेना, वो सब याद कर लेना, ठीक है। तो रेडियस और कार्पल्स के बीच में रिस्ट ज्वाइंट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सैडल ज्वाइंट। तो सैडल ज्वाइंट में मैंने स्पेशली नाम लिख दिया है यहाँ पर, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में भी। और कौन कौन सी कार्पल, स्पेशली ट्रेपेजियम जो मैंने बताई थी, और मेटाकार्पल के बीच में सैडल ज्वाइंट है। और स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, यानी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में ज्वाइंट बनता है, उसको भी सैडल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। फिर एक ज्वाइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट, ठीक है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन है, जहां से सीधा सीधा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो 2 जगह पाया जाता है। एक तो शोल्डर में, यानी ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी में। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ होती है? स्कैपुला में। वेरी गुड, स्कैपुला में होती है ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। तो ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी के बीच में जो बनता है शोल्डर ज्वाइंट, और एक हिप ज्वाइंट बनता है जो एसिटाबुलम में जाकर के फिक्स होता है, यानी जो हमारी इलियम इस्चियम प्यूबिस जो बोन होती है, इनोमिनेट बोन जो होती है, उससे जुड़ करके बनते हैं। तो ये 2 ज्वाइंट यूनिवर्सल ज्वाइंट होते हैं, यूनिवर्सल, जो कि बहुत अच्छे मूवमेंट कर लेता है। यानी सबसे ज्यादा गति, अगर प्रश्न कभी आए कि साइनोवियल में सबसे ज्यादा मूवमेंट किस ज्वाइंट की है, तो है बॉल एंड सॉकेट की। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपाउंड ज्वाइंट। हालांकि नी ज्वाइंट का एग्जांपल्स यहाँ पर बाइकोंडलाइड या कंपाउंड में है, लेकिन इसको हिंज में ही माना जाता है, ये भी हिंज का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि हिंज ज्वाइंट में यहाँ पर एक एल्बो का भी डाल सकते हो, और एक जो है आप यहाँ पर नी का भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो, हालांकि इसको भी आप याद रखिएगा, लेकिन ये बहुत डिटेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉन्डेलाइट पाए जाते हैं, एक किसका, फीमर का, और एक होता है टिबिया का। तो उनके बीच में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट इस नी ज्वाइंट को, क्योंकि इसके ऊपर पटेला भी होता है ना, तो पटेला से भी जुड़ती, मैंने क्या कहा कि हड्डियां केवल एक तो है नहीं, पटेला भी यहाँ पर आ रहा है, और पटेला बहुत बड़ा ग्लाइडिंग होता है, तो कंपाउंड ज्वाइंट कह दिया जाता है। लेकिन सामान्य भाषा में, अगर जो योगा का विद्यार्थी के लिए इतना जरूरी जानना है, वो आप इतना ध्यान रखो कि इसको भी हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट बताए गए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं एग्जांपल्स के साथ कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट, हाँ श्रीजा कोई प्रश्न है? जी, तो मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आपने बोला था कि बॉल एंड सॉकेट जो सबसे ज्यादा मोशन है जो इनफ होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूएट में तो होगा ना, क्योंकि सर्कमडक्शन है तो सर्कमडक्शन में तो सारे तो इंक्लूडेड है मूवमेंट्स, तो इसलिए मैंने बोला क्या? लेकिन कॉन्टिन्यूएट जॉइंट में सर सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा ना सर, क्योंकि सारे नहीं, कॉन्डेलाइट में सबसे ज्यादा नहीं होता ना। आप कॉन्डेलाइट मूवमेंट में आप देखेंगे तो रिस्ट का जॉइंट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें केवल आप मूव कर सकते हो हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल की बात करोगे तो सबसे ज्यादा उसमें मूवमेंट होता है ना। जितने भी आप फ्लेक्सिबिलिटी वाले हनुमान आसन वगैरह की आप बात करते हो, कितना मूव करता है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया है, नाम उसका याद रखिए। यूनिवर्सल क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और रोटेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अबडक्शन का मतलब होता है जब मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ठीक है। यानी पैर को अगर आप बाहर की तरफ लेकर के जाओगे ना शरीर से, वो हो गया अबडक्शन, ठीक है। और अगर उसी बाहर वाले पैर को अंदर की तरफ लेकर के आओगे तो वो हो गया एडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ कि जब आप स्ट्रेट करो, मतलब अगर आप डंबल लिए ऐसे 90 डिग्री पर हो फिर नीचे लेकर के आओगे तो एक्सटेंशन हो गया। डंबल को जब ऊपर उठाओगे तो फ्लेक्शन हो गया। और रोटेशन तो आप सभी जानते हैं कि एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, सर्कुलर मूवमेंट। तो ये कुछ नाम है जो आपको इंपॉर्टेंट है, इतने नाम याद रखना, ठीक है। वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए कि सूर्य नमस्कार के लिए आप साइड से हाथ लेकर के गए, तो अगर आप साइड से हाथ लेकर के गए, शोल्डर के लेवल तक आपने रोक दिया, तो वो कौन सा मूवमेंट हुआ? एक्सटेंशन, अबडक्शन। वेरी गुड। और फिर जब नीचे लेकर के आओगे अपने शरीर के पास, एडक्शन। तो एडक्शन और अबडक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अंतिम पॉइंट की हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं, जो इसमें आपके लिए ध्यान रखना है वो है मसल्स, ठीक है। मसल्स आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्यों मसल्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मूवमेंट प्रदान करती है, ठीक है। मसल्स जो है आपके बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती हैं, ठीक है। प्रॉपर जो आप जब कार्य करते हैं, प्रॉपर जब चीजों को तरफ आप चलते हैं, तो फिर वहां पर एक मूवमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, हड्डियों के सपोर्ट के लिए और इंसुलेशन का भी काम करते हैं। तकरीबन 600 से अधिक मसल्स पाई जाती हैं, लेकिन आपके शरीर में जितने इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो आपको पढ़नी है। तकरीबन 20-25 मसल्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्केलेटल मसल्स स्पेशली, क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही मस्कुलोस्केलेटल में काम आएंगी, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में स्केलेटल ही काम आती है, बाकी आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मसल्स के नाम भी देखने हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मसल्स टिश्यू कितने प्रकार के हैं, स्केलेटल क्या है, कार्डियक क्या है, स्मूथ क्या है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी दोबारा फिर बता देता हूँ कि स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जो सीधा आपकी हड्डियों से जुड़ती हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। These are skeletal muscles. कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनके फाइबर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जी इनमें होती है और सबसे ज्यादा काम करने वाली, जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक कार्डियक मसल्स काम करती हैं, और ये हृदय में पाई जाती है, केवल हार्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स ये भी इनवॉलेंट्री है और कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है, ठीक है। स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। जो आपके शरीर के भीतर के ऑर्गन होते हैं वो जिस मांसपेशी से बने होते हैं उनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है, क्योंकि उनका जुड़ाव अस्थियों से नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग हो, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, इवन लंग्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके कई सारे और ऑर्गन जो होते हैं वो सब, स्प्लीन वगैरह, ये सब स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स आपको यहाँ पर 3 मैंने तो बताए थे टिश्यू वाले सेगमेंट में, यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। मसल करते क्या है? हालांकि मैंने कुछ चीजें तो आपको बताई कि मूवमेंट प्रदान करना, प्रोटेक्शन करना, इंसुलेशन का काम करना। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखेंगे ब्रीदिंग, स्पीकिंग, सॉल्विंग, क्योंकि इन सब जगह मसल्स का ही काम होता है। अब ब्रीदिंग में कैसे, जितने भी स्ट्रक्चर बना हुआ है सब मांसपेशियों का ही बना हुआ है। आप बोलते हो जीवा का इस्तेमाल होता है, टंग और इसके साथ जो सॉफ्ट पैलेट है ना, हार्ड पैलेट, ये सब किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। डाइजेशन करता है, डाइजेशन में जो जैसे आंतें वगैरह हो गई, स्टमक वगैरह हो गए, सब मसल्स के बने हैं। आप बैठते हो, चलते हो, सब मसल्स के द्वारा होता है। ब्लड की पंपिंग, क्योंकि हार्ट ही मसल से बना हुआ है,
ठीक है। इसके साथ साथ पुशिंग द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, बिल्कुल ठीक बात है। जब बेबी का बर्थ होता है तो उस दौरान जब जो यूट्रस वगैरह है ये सब मसल्स के द्वारा, सीइंग हियरिंग, इवन आप जो सुनते हो देखते हो सुनते हो सब मसल्स, यानी कहीं ना कहीं मसल्स का जो रोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके से। इसीलिए 600 से अधिक मसल्स आपके शरीर में बताई गई हैं, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हो बिना मसल्स के सपोर्ट से वो हो ही नहीं सकते। ठीक है। आपके शरीर में इंद्रियां तभी कार्यरत हैं क्योंकि आपके शरीर में मांसपेशियां, इतना ध्यान रखिए। ठीक है। तो इस वजह से आप सारी चीजें कर पाते हो। तो मसल्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मसल्स पढ़नी है वो इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है। जितनी स्लाइड में इस मसल्स नाम लिखे हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो मसल्स हैं जैसे चेस्ट की मसल्स, इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, और इसी के भीतर एक मसल्स होती है उसको बोलते हैं पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्राइसेप्स मसल्स होती है पीछे की तरफ। आगे आप देख रहे होंगे तो बाइसेप्स होंगे, तो बाइसेप ट्राइसेप तो आप सबको याद ही रहता होगा। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ऑब्लिक मसल्स होती हैं, साइड की मसल्स, और जो बीच की मसल्स जिसमें सिक्स पैक बनते हैं उसको बोलते हैं रेक्टस अब्डोमिनस। ठीक है। तो वो होता है रेक्टस अब्डोमिनस। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेक्टस फीमरस मसल्स होती है। ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, सार्टोरियस मसल्स यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। ठीक है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं वो फ्रंट थाई मसल्स बोलते हैं। जो सामने जो जंघा के सामने वाले जो मसल्स होती हैं वो क्वाड्रिसेप्स होती हैं। पीछे की जो मसल्स होती हैं उसको हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है। जो पीछे की मसल्स होती हैं वो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, यानी बैक थाई मसल्स। फिर आप देख रहे हैं लेटिसिमस डॉर्सी। ठीक है। तो लेटिसिमस डॉर्सी जो मसल्स है पीठ की मसल्स होती है। फिर जो हिप की मसल्स, ग्लूट मसल्स जो बैक की मसल्स होती हैं। ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस वो अलग अलग लोकेशन पे आपको दिखाई दे रही होंगी, बैक की जो मसल्स होती हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से सोलियस जो मसल्स है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको गैस्ट्रोनीमियस मसल्स दिखाई दे रही होगी जिसको आप काफ मसल्स कहते हो, काफ मसल्स, इसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है। तो ये टिबिया के जस्ट पीछे होती है। तो इतनी मसल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि सीधा आपकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। सौरभ है, सौरभ दूसरी बार माइक ऑन हुआ था आपका, तो ध्यान रखिए। तो ये जो मसल्स मैंने आपको बताई है ये मसल्स काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज करोगे अपने हाथों को स्पर्श करते करते, जिस मसल्स के बारे में पढ़ो उस मसल्स को अनुभव करो, स्पर्श करो उसमें। ठीक है। उसकी लोकेशन को महसूस करो, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। तो एक बार इनको देख लीजिएगा, किताबों से भी समझ लीजिएगा। इन मसल्स के नाम आपको याद रखने हैं, सामने के शरीर के मसल्स की और पीछे के शरीर की मसल्स। ठीक है। तो ये इतनी मसल्स आपके काम आएंगी, कभी आप आगे पहुंचेंगे अगली स्टेजेस में। जब आप पहुंचेंगे तो फिर इन मसल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी काम आने वाले हैं और आगे लाइफ में भी ये चीजें काम आती हैं क्योंकि आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो इतनी कहानी हमने आपको मस्कुलर स्केलेटल में बताई है, जिसमें हमने स्केलेटल के बारे में बताया। ठीक है। और इसके साथ जॉइंट के बारे में बताया, फिर मैंने मसल्स के बारे में बताया। तो ये कहानी आपकी पूरी समाप्त होती है मस्कुलर स्केलेटल की। काफी लंबा टॉपिक था, 2 दिन चला। ठीक है। और ये उतना ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि इस टॉपिक में आपने बहुत कुछ अपने शरीर के बारे में जाना। अब आपको अपने शरीर के बारे में इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। किस किस को इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बताइए, हैंड रेज करिए। किस किस को मजा आ रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में? हाँ, देखो जब आप इंटरेस्ट जगाते हो ना किसी विषय में तो वो विषय भी आपको उसी तरीके से लेता है। ठीक है। समझिए इस चीज को। अच्छा है, आप लोगों को अगर मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सभी लोग जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है उनको भी वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, मजा उनको भी आ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, वैसे काफी कठिन विषय से भी मैं शुरू कर सकता था, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एक विषय जो सरल तरीके से शुरू हो सकता है, क्योंकि अब हम सिस्टम में घुस रहे हैं। तो इसके बाद जो सबसे सरल सिस्टम मुझे लगता है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो पहले अपन उसको खत्म करेंगे क्योंकि मुझे नर्वस शुरू करना था, लेकिन नर्वस मैंने सोचा कि नर्वस शुरू करेंगे तो कहीं आप नर्वस ना हो जाए क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक है वो। इतने सारे न्यूरॉन्स के नाम, इतने सारे सिस्टम के नाम आपको पढ़ने हैं, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा उसको बचा के रखो, जब आपका थोड़ी मनोभूमि और वैसी बन जाएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने क्यों शुरू किया, ये बहुत सामान्य सी बात है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सबका ज्यादा होता है। अपने पाचन तंत्र के बारे में जान, हम सब योग के विद्यार्थी तो हमें पता है कि पाचन तंत्र का सही होना कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पाचन तंत्र का सही, तो पाचन तंत्र किन अंगों से मिलकर के बना है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें भूमिकाएं, किस किस तरीके के रस
जो सिक्रेट करता है, जठराग्नि के रूप में कौन कौन से रस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। A to Z कंप्लीट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। मैं आपको एनाटॉमी में और थेरेपी में भी दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कोई लोग बुक नहीं भी पढ़ पाते हो, अगर पीपीटी भी आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो यहाँ के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पढ़ा देता हूँ ना चीजों को। क्वेश्चन तो बहुत सरल आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, डीप में नहीं आ रहे हैं एनाटॉमी के, ठीक है। एनाटॉमी के भी सरल ही प्रश्न पूछा, अब हर वर्ष डीप जा रहे हैं, तो आपको इतना डीप ये बता दूंगा कि अगले 5 साल के बाद भी अगर आप इतना नॉलेज भी रखोगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगले 5 साल बाद, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, मैंने पहले भी आपको बताया पाचन तंत्र आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहानी पूरी पाचन तंत्र की होती है, मुख से शुरू होती है और एनल कैनाल तक समाप्त होती है कहानी किसकी, पाचन तंत्र की। और इस पूरी कैनाल को, इस पूरी पाइप को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पाचक नली, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पाचक नली, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या मैंने बोला, पाचक नली हिंदी में, और इस पूरी यानी माउथ से शुरू होकर के यहाँ तक जो ये पूरी नली आपको दिखाई दे रही है जिसमें सारे ऑर्गन आ जाएंगे, स्टमक आ जाएगा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ आ जाएगा, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैनाल या फिर पाचक नली या फिर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एक्सेसरीज ऑर्गन होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन मतलब सहायक अंग, जैसे कि लीवर, ये एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि गॉल ब्लैडर एक्सेसरी ऑर्गन है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, पैराइटल, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब ये जो कहानी डाइजेस्टिव सिस्टम की है तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो पाचक नली, दूसरा सहायक अंग, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ से कहानी शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, फिर आप देखेंगे माउथ से फिर थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और एनस तक ये पूरी कंप्लीट कहानी होती है और इसको हम पाचक नली कहते हैं। अब एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या, जैसे माउथ है, ठीक है, फिर फेरिंग्स आया, एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए, फिर इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे आप स्टमक में गए, फिर पेनक्रियाज यहाँ पर आपको पत्ती की तरह दिखाई दे रहा होगा, ये लीवर आपको दिखाई दे रहा होगा, हरा हरा आपको एक गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा होगा। फिर नीचे आओगे तो फिर ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से चाउमीन की तरह आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही होगी, हल्के से हरे कलर में। फिर आपको ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर रेक्टम और फिर एनल कैनल, एनएस का पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पूरी कैनाल है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट्री कैनाल करती क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ से सीधा प्रश्न इस मेरी पीपीटी से पहली वाली स्लाइड से, अगर आप पीवाईक्यू अभी आप शायद कर नहीं रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है, जब पीवाईक्यू करोगे ना तो ये प्रश्न आपको 2 बार रिपीट मिलेगा, और उससे पहले से ही मैं इसको ये पॉइंट पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ। सीधा सीधा प्रश्न क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है, अरेंज करना होता है, मतलब इंजेक्शन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, इसको करना होता है अरेंज। ये आया है कि नहीं, 2-3 बार आया है कि नहीं, पुराने स्टूडेंट बताइए जिन्होंने पीवाईक्यू किया है। जी सर, ठीक है सर, हाँ, तो ये प्रश्न सीधा पीपीटी से आते हैं, मतलब पीपीटी से सीधा सीधा प्रश्न आ रहे हैं, सोचो। तो आपको पीपीटी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो 5 पॉइंट इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। 5 पॉइंट इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर याद रखना है। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब अपने फूड को या पानी को अपने मुख में डालते हो, जस्ट आपने लिया, ग्रहण किया, दैट इज इंजेक्शन, बस। फिर हुआ प्रोपल्सन, अब जब आपने मुख में डाला तो मुख में डालोगे तो मिक्स करोगे ना, दांतों से चबाओगे, मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में जाके आगे और उसका मूवमेंट होगा, दैट इज प्रोपल्सन हुआ उसका। फिर अब तीसरा स्टेप आता है डाइजेशन, ठीक है। तो 2 स्टेप में होता है, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल में क्या हुआ कि डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन प्रोपल्सन के साथ, यानी क्या, चबाने वाला जो अभी हो रहा है, चबा करके जो आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, क्योंकि डाइजेशन आपको पता है, अगर सीधा रोटी का टुकड़ा खाओ तो सीधा रोटी का टुकड़ा नहीं पचता है, आपको चबाना पड़ता है। और ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने दांत हैं उतनी बार चबाना चाहिए, 32 दांत है तो 32 बार, 34 दांत है तो 34 बार चबाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों, जितना आप मैकेनिकल ब्रेक डाउन कर दोगे उतना केमिकल डाइजेशन और आसानी से हो, जितना आप उसको दांतों से पतला कर दोगे उतना केमिकल पर लोड कम पड़ेगा, तो भोजन बहुत अच्छी तरीके से पच जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग मुख में डाले, 2 बार चबाए और गटक गए, उनको डाइजेशन की समस्या रहती है। जो लोग आराम से खाना खाते हैं, चबा के खाना खाते हैं, उनको डाइजेशन की समस्या नहीं होती।
क्योंकि उनका केमिकल डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब केमिकल क्या होता है, जिसमें जूसेस वगैरह होते हैं जो आके आकर के उसको पचाने का काम करते हैं, दैट इज केमिकल डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो बचा हुआ जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो अवशोषित भी तो होगा ना। तो अब जो ऑर्गन की वॉल्स है उसको अवशोषित करती है। फिर है एलिमिनेशन, जो बचा हुआ कंटेंट, जो यूजलेस कंटेंट है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हो, तो गेम में क्या बोलते हैं, एलिमिनेट हो जाओ। आपने स्क्विड गेम देखा होगा, स्क्विड गेम में क्या है कि अगर आप सही समय पर सही काम नहीं करोगे तो गेम से एलिमिनेट, बाहर कर दिए जाओगे। तो वही एलिमिनेशन का मतलब है फूड जो यूजलेस है उसको बाहर कर। तो ये 5 प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं, इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। दैट इज 5 प्रोसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काम पूरा कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल। कल को अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल के 5 मुख्य कार्य क्या है, तो यही 5 मुख्य कार्य जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के। अब मैंने एलिमेंट्री कैनाल की डिस्कस करी, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, मैंने आपको पहले बताया कि माउथ से शुरू होकर के एनल कैनाल तक जाती है, ये मैंने आपको बता रखा था। तो माउथ के इसके बीच में क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल। तो इतने पार्ट जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं पाचक नली, एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल इतने तो है नहीं, और क्या दूसरा पॉइंट क्या आता है, accessory organs, सहायक अंग। ठीक है, सहायक अंग। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड के 3 पैर, पेनक्रियाज और लीवर, ये और बिलियरी ट्रैक्ट। बिलियरी ट्रैक्ट मतलब लीवर से जुड़ी हुई जो पाइपें होती हैं, यानी जो नलिकाएं होते हैं, उनको बिलियरी ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये 3 जो ऑर्गन है, ये है एक्सेसरी ऑर्गन। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और लीवर, ये होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। गॉल ब्लैडर भी ऐड कर लेना, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी इसका एक्सेसरी ऑर्गन है। वो क्यों नहीं है, पैंक्रियाज और रेडिया सर्जी, अच्छा पैंक्रियाज है। हाँ, क्योंकि लीवर का ही हिस्सा है गॉल ब्लैडर भी, तो गॉल ब्लैडर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। 3 मुख्य ऑर्गन, सैलिवरी, पेनक्रियाज और लीवर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो हमने बात करी आपसे एलिमेंट्री कैनाल की, ये वाली, ये जो आप एलिमेंट्री कैनाल पूरी देख रहे हैं, इसको अगर आप कट करो, कैंची से कट करो, फिर आप देखो इसमें क्या क्या मसल्स पाई जाएंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। अगर मान लीजिए आप कैंची से कट करोगे उसको, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, तो सबसे आंतरिक हिस्से में है विलाई, जैसे हाथ की उंगलियां नहीं होती है, ऐसे ही कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, फिर उसके ऊपर होती है म्यूकोसा की लेयर, क्योंकि इन्हीं विलाई के ऊपर चिपचिपी लेयर म्यूकोसा की होती है, म्यूकस होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। फिर उसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो कलर का सब म्यूकोसा की लेयर। फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं मस्कुलर लेयर, और फिर आउटर को सिर्फ सेरोसा बोलते हैं। 4 लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इधर वाला पॉइंट जरूरी नहीं है कौन लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सर्कुलर है, ठीक है, कौन सब म्यूकोसल है, कौन मस्कुलर म्यूकोसल है, नहीं। आप एक 4 पॉइंट बहुत इजी वाले पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे आंतरिक लेयर को म्यूकोसा कहते हैं, फिर इसके ऊपर की लेयर को सब म्यूकोसा कहते हैं, फिर इसके ऊपर की लेयर को मस्कुलरिस कहते हैं, और सबसे आउटर लेयर होती है सेरोसा। ठीक है, और म्यूकोसा के लेयर में ही विलाई पाए जाते हैं, जो कि भोजन को अवशोषित करते हैं। भोजन को अवशोषित कौन सी लेयर करती है, म्यूकोसा लेयर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भोजन को अवशोषित करती है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अगर आप सामने अपना मुंह खोलते हैं तो फिर ये आपको सबसे पहले तो आपको लिप्स दिखाई देती हैं इस तरीके से। फिर उसके भीतर आप देखोगे तो ये गम्स, मसूड़े होंगे, फिर दांत आपको दिखाई देते हैं, फिर हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालु और कठोर तालु, ये हो गए। फिर यहाँ पर उगला, जिसको कुछ लोग देसी भाषा में कौवा कहते हैं, कुछ कहीं कुछ और कहते होंगे, लटका हुआ हिस्सा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टॉन्सिल्स दिखाई देते होंगे, आप अगर देखोगे तो टॉन्सिल्स दिखते हैं। ठीक है, फिर ये आपको टंग्स दिखाई देती है, टंग आपकी, जिसको हम जीवा कहते हैं, ठीक, स्वाद इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो इतने स्ट्रक्चर आपको माउथ में दिखाई देते हैं। तो इतने स्ट्रक्चर के नाम तो आपको याद आसानी से हो जाएंगे, रटने का आवश्यकता नहीं, आप खुद ही अपना चेहरा देख लो ऐसे, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के माउथ काम करता क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसको हम इस जो कैविटी को जब आपने मुंह ओपन किया तो यहाँ पर एक स्पेस बन गया, तो इस कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी, एक ही नाम, एक ही बात है। कई सारी मसल्स होती हैं, है ना, कई सारी फेशियल मसल्स जो इसको सराउंड करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कुछ कुछ पार्ट आपको बताए, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड भी यहीं पर होती है, लेकिन वो माउथ का हिस्सा नहीं, ध्यान रखिएगा, वो एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन का हिस्सा है, माउथ का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी माउथ में क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा यानी लार को सिक्रेट करती है। लार, लार आप जानते हो, इसको सलाइवा कहते हैं। तो वो सलाइवा माउथ में ही आता है, क्योंकि इनकी ओपनिंग जो होती है सैलिवरी ग्लैंड की वो माउथ में होती है, इसीलिए यहाँ पर माउथ के पार्ट में लिखी गई। क्योंकि जब आप कुछ भी खाते हो तो लार से मिक्स हो जाता है, तो वो यहीं पर आता है। कहाँ पर? माउथ, ताकि भोजन अच्छे तरीके से गीला हो जाए, लसलसा हो जाए, पतला हो जाए। फिर आप यहाँ पर अगले पॉइंट, अगर माउथ की बात करें, सबसे पहले बात करें टीथ की, ठीक है, दांतों की। आपके सुंदर सुंदर दांत होते हैं, जिनके दांत नहीं होते हैं वो दांतों की याद करते हैं कि दांत हो जाए ताकि अच्छी चीजों को खा सकें। कुछ लोग दांत लगाते हैं, कौन से? जो एस्थेटिक दांत होते हैं, ठीक है। इसीलिए दांतों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी कोई क्या होता है, कुछ लोग दांतों की मजबूती को चेक करने के लिए गलत तरीके से दांतों का उपयोग करते हैं, कि बहुत हार्ड चीज खा लेते हैं जोश जोश में, और फिर दांत परमानेंट ढलने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। आप दांतों को आप मुंह खोलिए, अपना उंगली लेकर के आइए, ठीक है। सभी लोगों ने मुंह खोला है? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे नीचे के सबसे ऊपर के जो सबसे सामने आपके दिख रहे हैं, इन पर स्पर्श करो। ये कौन से दांत है? वेरी गुड। और उसके बाद साइड में गए, साइड में आप गए हो, अगर नुकीला 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 दांत दिखा, वो कौन सा दांत होगा? फिर उसके पीछे आप गए, जिसको आप दाढ़ कहते हो, तो 2 प्रकार की होती है। तो सबसे आगे कौन सी रही? कैनाइन के पीछे प्रीमोलर। फिर सबसे लास्ट में कौन सी होती है? मोलर। तो इनकी टांगों में भी अंतर हो, देखो। प्रीमोलर सबसे गहरी होती है, देखो 3-3, 4-4 टांगे होती है, इनकी 2 या 3 टांगे, 2 टांगे इनकी और 3 टांगे इनकी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गहरे में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कीड़े जो लगते हैं वो अक्सर मोलर या प्रीमोलर में लगते हैं, क्योंकि इनका ऊपर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर कीड़े लगने लगते हैं, क्योंकि खाना जो होता है ना इसमें फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि ये तो काटने का काम करता है, यहाँ पर तो खाना रुका नहीं, ये फाड़ने का काम करता है, यहाँ पर भी। अब फाड़ने का कैसे? गन्ना चूसते हो तो गन्ना के सामने चूसते हो, कि सामने मुंह में गन्ना डाल लिया और चूस लिया। आप साइड, जैसे बांसुरी नहीं बजाते बांसुरी, ऐसे साइड से आप गन्ना चूसते हो। क्यों? क्योंकि साइड में कैनाइन है, फाड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर भी भोजन नहीं रहा। तो भोजन रहता कहाँ है? जिनसे आप चबाते हो। चबाते किससे हो? प्रीमोलर और मोलर से। तो इनके स्पेस में भोजन रह जाता है, फिर वो सड़ जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर वो यहाँ पर काटने लगता है, फिर घुस जाता है अंदर स्पेस, दांतों को खोखला कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि भोजन करने के बाद कुल्ला, मैनी माउथ वॉश, और आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ब्रश करना चाहिए। ब्रश मतलब कुछ भी दतून वगैरह जो है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, नीम की दतून हो गई, बबूल की दतून हो गई, उसका खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दतून नहीं करते तो जो भी टूथपेस्ट करते हो खाना खाने के बाद करना चाहिए, ताकि आपके मोलर और प्रीमोलर साफ हो सके, ये कभी भविष्य में नहीं लगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं कि क्या क्या काम है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर हम बात करें टंग की। ये है जीवा, ठीक है। जीवा को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। आप सभी जानते हो, जीवा का इस्तेमाल जितना कम करो, जितना सही समय पर करो, तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक वॉलेंट्री मसल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और ये व्हाइट बोन से जुड़ी हुई है। व्हाइट बोन क्या है मैंने आपको बता दिया है। कौन सी, किसके अंतर्गत आती है व्हाइट बोन? फेशियल मसल के अंतर्गत। वेरी गुड, ठीक है। तो ये व्हाइट बोन से जुड़ी रहती है। यहाँ पर ये देखिए, ये व्हाइट बोन आपको दिखाई दे रही है गले वाली, ठीक है। ये तो यहीं से जुड़ी होती है आपकी जीवा, यहीं पर, ठीक है। तो ये जुड़ी रहती है। तो चबाना है, निगलना है, बोलना है, स्वाद का अनुभव करना, ये सब किससे होता है? जीवा से होता है। तो 4 मेजर फंक्शन है: च्यूइंग, स्वॉलोइंग, मेस्टिकेशन, स्वॉलोइंग, स्पीच और टेस्ट, ठीक है। ये 4 फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टंग के, ठीक है। अब यहाँ पर टंग के अलग अलग एरियाज हैं, पॉलेट, फिलीफॉर्म, पंगीफॉर्म, सर्कुम्बलेटिव, ये सब बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर टंग डायग्नोसिस। अगर आपने कभी एक्यूप्रेशर किया होगा तो उसमें टंग डायग्नोसिस होती है। किसी ने किया है एक्यूप्रेशर? जी सर, टंग डायग्नोसिस पढ़ा है।
सर बेस लेवल पे ही पढ़ा है, हमारे में तो था नहीं, और बाकी वर्कशॉप वगैरह तो बेस लेवल पे ही पढ़ाएगा। तो यानी जीवा को देख करके शरीर की बीमारियां बता देते हैं, ठीक है, कि जीवा का कौन सा सर इतना पता चलता है कि लाइक जीभ में जो दाग धब्बे टाइप में होता है, पीला होता है, उसका डाइजेशन का वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा डब्बा कौन सी इन्फेक्शन फंगी फॉर्म में है, कौन सा फोलेट से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर डिटेल पढ़ते हैं। तो उतना हमें नहीं जानकारी रखनी है, तो उतना ध्यान रखना है कि हमारे टंग कहाँ से जुड़ी है, टंग का क्या काम होता है, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी ऑर्गन की, सैलिवरी ग्लैंड। तो अब सैलिवरी ग्लैंड कहाँ है देख लो, यहाँ पर है। एक तो ये सैलिवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं पैरोटिड। एक यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर। एक यहाँ पर होती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड की तरफ एक पेयर और एक पेयर राइट साइड की तरफ, यानी हमारी माउथ के दोनों तरफ, दोनों गालों की तरफ, लेफ्ट साइड दोनों, इसीलिए 6 होती है टोटल, क्योंकि दो पेयर होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये तीनों क्या काम करती हैं? तीनों जस्ट एक ही काम करती हैं, वो है लार को सिक्रेट करना। बस इनका एक ही काम है, लार को सिक्रेट करना, और कोई काम नहीं, ठीक है। क्योंकि लार जब सिक्रेट होगी तभी भोजन अच्छे से मिक्स हो पाता है, ठीक है। तो बस इनका एक ही काम है, इनके नाम याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। आप लिखा है ना, प्रोड्यूस एंड सिक्रेट सलाइवा, एक ही काम है। तो इनके नाम याद रखना है, इनकी लोकेशन याद रखना है कि माउथ के लेफ्ट साइड राइट साइड में होती है, ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पूरी कहानी माउथ से खत्म कर दी, यानी हमने शुरू कहाँ से किया, दांतों से शुरू किया, फिर हम माउथ से शुरू किया, फिर दांत पर आए, फिर टंग पर आए, फिर सैलिवरी ग्लैंड पर आए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेरिंग्स की। ये देखिए, यानी हमारी बकल कैविटी के जस्ट पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको जो कि थ्रोट का ऊपरी हिस्सा होता है, थ्रोट का ऊपरी हिस्सा होता है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एक है नेजोफेरिंग्स, एक है ओरोफेरिंग्स और एक है लेरिंगोफेरिंग्स। तकरीबन 5 इंच, तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। अगर आप यहाँ से देखो, कोन शेप में है। कोन शेप क्यों? क्योंकि ऊपर का बड़ा होगा, नीचे का पतला होता चला जाता है, तो कोन शेप बन जाती है, ठीक है। तो अब इसको नेजोफेरिंग्स, इसको ओरो, इसको लेरिंगो क्यों कहते हैं? कि जो नेजल कैविटी के पीछे उसको नेजोफेरिंग्स कहेंगे, जो ओरल कैविटी के पीछे उसको ओरोफेरिंग्स कहेंगे, और जो लेरिंग्स के पीछे उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। तो नेजोफेरिंग्स जो नासिका कैविटी के पीछे, तो उसको नेजोफेरिंग्स सबसे ऊपरी हिस्सा। ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स का हिस्सा उसको ओरोफेरिंग्स मध्य का हिस्सा है, और लेरिंग्स के पीछे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक, जो कि सबसे नीचे वाला हिस्सा है। अब ये काम क्या करता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हवा भी पास होती है, जिसमें खाना भी पास होता है, जिसमें पानी भी पास होता है। ध्यान रखिए, यानी हमारे शरीर का फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा है जिससे हवा, पानी और खाना तीनों पास होते हैं। यही इसकी सबसे खासियत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब ये नीचे जाएगा लैरिंग्स में, तब ये डिवाइड हो जाता है, हवा चली जाती है लंग्स में और खाना चला जाता है ईसोफेगस। लेकिन उससे पहले एक कॉमन पाइप होती है जहां से सब कुछ जाता है, हवा, पानी और खाना, वो है फेरिंग्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 3 हिस्से भी इसको याद रखिएगा, नेजो, ओरो और लेरिंगो, फेरिंग्स, ठीक है। फिर अब हमने बात करी फेरिंग्स की। देखो, हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। हमने फेरिंग्स तक कंप्लीट कर लिया। अब भोजन हमने आपको बता दिया कि फेरिंग्स में हवा, पानी सब कुछ आया। अब हवा तो आगे चली गई, वो मैं रेस्पिरेटरी में बताऊंगा। अब यहाँ तो डाइजेस्टिव की बात करेंगे, मैं खाने की बात करूंगा ना, तो वो आगे बताऊंगा। लेकिन अब ये जो भोजन का हिस्सा है, ये देखिए फूड है, फूड का हिस्सा है। अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिस पाइप के थ्रू ये फेरिंग्स से स्टमक तक आता है, उस पाइप को ईसोफेगस या आहार नली कहते हैं। आहार नली तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे होती है, क्योंकि ट्रैकिया इसके आगे जहां से हवा निकल पास होती है, और फिर इसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, और एक देख रहे हो लोअर ईसोफेगल। ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये देखिए, ठीक है। तो स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? गेट, ओपनिंग्स, जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। वो आने तो देंगे, मान लीजिए खाना आ तो गया, ठीक है, लेकिन सामान्यतः वापस नहीं जाएगा अब ये, ठीक है। सेम कहानी नीचे भी, अब ये खाना आ तो गया, लेकिन इसको लॉक कर देगा, अब ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा,
वो बात अलग है कि आप फिर उंगली डालते हो और उससे सेंसेशन क्रिएट होता है, उससे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अननेचुरल प्रोसेस है। आप उंगली डाल करके, दंड डाल करके, धोती डाल करके वो क्रिया करते हो, दैट इज नॉर्मल। लेकिन जो आप हर दिन खाना खाते हो, क्या हर दिन खाना खाए तुरंत उल्टी कर देते हो क्या? नहीं, क्यों? गेट कीपर बनी हुई है जो कि इस खाने को ऊपर जाने से रोकते हैं ताकि वो खाने नीचे जाए। ठीक, तो ये कहानी होती है इसोफेगस की। दिव्यांश में प्रश्न है आपका? सर समटाइम जैसे खाना खाने के बाद भी ड्रिंक्स होने लगता है, मतलब कि विदाउट बिना उंगली डाले भी उल्टी आना। हाँ, जब आप बहुत खाना खा लेते हो या फिर जब आपको टेस्ट अच्छा लगता है या जब शरीर में कोई समस्या होती है तभी होता है, जो कि सबको नहीं होता है। कभी कभी कंडीशंस में चीजें हो जाती हैं, ठीक है, वो अब नॉर्मल कंडीशन होती है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हाँ डाइजेस्टिव की समस्या है, ठीक है, या कभी कभी तो सोते सोते उल्टी आ जाती है, ठीक है, सारा खाना बाहर जाता है, वो बीमारी की समस्या होती है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये नहीं। तो ये होता है इसोफेगस, ठीक है, जो मैंने अपनी कहानी बताई। अब हम इसोफेगस से आ गए नीचे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। कहानी शुरू करी मैं माउथ से, फिर पूरी खत्म करते करते इसोफेगस, फिर हम स्टमक पे आ गए। तो अब ये जो आम की आकार की तरह, आम भी आपका ऐसा ही होता है, इसलिए कहा जाता है अभी आप आम दबा के खाए होंगे, शायद अभी भी आम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप आम खाते हैं तो आपका स्टमक के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो आम कौन सा खाना चाहिए? दाल का पका होता है, बहुत सारे आप केमिकल से पका देते हो, उनको ज्यादा खा लोगे तो पेट की गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप दाल का पका आम खाते हो तो पेट को बहुत संतुलित रखता है और वो आम नुकसान नहीं करता है, ठीक है। जे शेप स्ट्रक्चर होता है, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इस सारी कहानी में केवल 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कार्डियक वाला हिस्सा जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कार्डियक वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ फंडस दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए फंडस है ऊपर वाला हिस्सा। फिर जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दिया बॉडी, ठीक है। फिर उसके नीचे का जो हिस्सा है यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो इन 4 स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है, ठीक है। जहां से भोजन घुसता है उसको बोलते हैं कार्डियक, जहां तक मैक्सिमम भोजन जा सकता है उसको बोलते हैं फंडस। अमूमन फंडस खाली होता है, यहाँ तक भोजन जाता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बहुत ज्यादा भूखे हो, जिस दिन शादी बारात में कहीं आप गए, दबा के आपने खा लिया, तो फंडस भी फुल हो जाता है। अमूमन आपका खाना केवल यहीं तक रहता है, लेकिन जिस दिन आप दबा के खा लेते हो, मान लो दबा के कुछ बन गया, तो आप फंडस भी फुल हो जाता है। तो फंडस अमूमन खाली रहता है हवा के लिए। वायु संचालन जो आप बोलते हो ना कि 50% फूड से, 25% जल से, 25% वायु से, तो 25% वायु जहां पर रह पाती है उस हिस्से का नाम है फंडस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनाटॉमी से सबको जोड़ रहा हूँ, आपकी पूरी हड्डियों को जोड़ दूंगा एनाटॉमी से, ठीक है। तो फंडस वाला जो हिस्सा होता है अमूमन खाली रहता है, लेकिन ज्यादा जब खा लेते हो तो फंडस भी भर जाता है, इसको उससे अपच हो जाती है, ठीक है, जब ज्यादा। फिर बॉडी, तो बॉडी होता है मेन हिस्सा जहां पर अमूमन भोजन पचता है, भोजन रहता है और भोजन की चर्निंग होती है। फिर पाइलोरस क्या करता है? देखो, बचा हुआ जो बहुत पतला भोजन जो HCl से घुला हुआ रहता है, वो फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर 4 हिस्से 4 अलग अलग काम करते हैं। एक हिस्से में भोजन आया, एक हिस्से में भोजन रहता है, एक हिस्से में खाली स्थान रहता है और एक हिस्से में HCl से घुला हुआ भोजन नीचे की तरफ जाता है। ये होता है स्टमक का काम। स्टमक में भोजन अवशोषित नहीं होता है, भोजन अवशोषित होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी तक तो केवल पाचन ही हो रहा था। मैकेनिकल बैकग्राउंड कहाँ हुआ? माउथ में, माउथ। और केमिकल बैकग्राउंड कहाँ हुआ? स्टमक। माउथ से भी शुरू हो सकता है, सलाइवा जब मिलता है, लेकिन चूंकि माउथ से हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि तो दांत लगे होते हैं, तो जब तो उसमें मैकेनिकल मानते हैं और स्टमक में केमिकल मानते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कुछ सेल्स को हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक गोबलेट म्यूकस सेल्स भी इसको बोलते हैं, जो कि म्यूकस का निर्माण करती है। एक होती है पैरेटल सेल, जिसको ऑक्सिनेटिक सेल भी बोलते हैं, जो कि HCl को सिक्रेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, HCl जिसको जठराग्नि कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस जठराग्नि HCl को कहती है। इसके अलावा जठराग्नि किसी को नहीं मानती। हमारी आयुर्वेद में तो जठराग्नि के बहुत सारे प्रकार बताए गए, समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, 13 प्रकार की अग्नि है। लेकिन डॉक्टर लोग HCl को जठराग्नि मानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इतना खतरनाक होता है, इसका pH 2 से कम होता है। अगर HCl आपके पेट से निकाल करके आपके हाथ में डाल दिया जाए तो हाथ में छेद कर देगा, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो आपके पेट में रहता है, क्यों? क्योंकि म्यूकस क्लियर होती है जो आपके पेट को बचाए रखती है, इसलिए कुछ भी आप खा लेते हो पच जाता है, ठीक है। मांस वगैरह भी जो लोग खा लेते होंगे, कच्चा मांस भी विदेशों में देखो किसी किसी को मार के खा लेते हैं, सब कुछ पच जाता है HCl की वजह से, तो बहुत खतरनाक होता है।
चीफ सेल्स जो कि कई सारे एंजाइम्स को सिक्रेट करती है, जैसे पेप्साइनोजन, रेनिन, गैस्ट्रोलाइपिस, आगे डिस्कस करेंगे जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा क्या काम करता है। इसके अतिरिक्त और क्या 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 काम स्टमक के हैं? भोजन को मिक्स करना, भोजन को माइक्रोब से बचाना, क्योंकि HCl इतना खतरनाक है, जो कुछ आएगा सब भस्म हो जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेरी स्टोरेज, कुछ देर तक इसमें भोजन स्टोर भी रहता है। इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेशन होता है, तो कई सारे बैकग्राउंड होते हैं। फिर इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन, स्पेशली केमिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कि पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड में। आगे मैं बताऊंगा, आगे एक स्लाइड है, मतलब उसमें टेबल बनी हुई है, तो आगे आपको प्रोटीन वगैरह का समझ में आएगा। बाकी जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड क्या है, ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या है, ये सारी चीजें। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टमक में चर्निंग मोशन है, मथने वाला काम जो होता है वो सब करता है। और इसके साथ साथ इंजरी ना हो इसकी भी प्रोटेक्शन करते हैं म्यूकस, जो कि HCl होता है खतरनाक, तो उससे सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब आप वस्त्र धोती, दंड धोती वगैरह करते हो तो उसके बाद आपको हल्की दलिया बताई जाती है, ठीक है, हल्की चिपचिपी चीजें बताई जाती है। क्यों ऐसा बताया जाता है? ताकि म्यूकस जो निकला है वो तुरंत बन जाए। इसीलिए जब आप संग प्रक्षालन करते हो, आप वस्त्र धोती करते हो, तो उसके बाद आपको मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं बताई जाती कि आपको नहीं खाना है, आपको दलिया खाना है, आपको खिचड़ी खाना है, मूंग की हल्की चीजें खाना है, और घी डालना है, उसमें दबा के घी डालना है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ताकि म्यूकस बन जाए। जो म्यूकस निकला है, अगर वो चीजें खत्म हो गई, अगर म्यूकस जल्दी नहीं बना, अगर आपने तुरंत मिर्च मसाला खा लिया तो अल्सर हो जाएगा। तो उसके पीछे की कहानी जो आपने टीचर से सुनते होगे कि मिर्च मसाला नहीं खाना है, वो इसी वजह से, ताकि म्यूकस बन सके, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ तक देखी। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने स्टमक की बात कर ली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखोगे तो ड्यूयोडेनम, जियोजेनम और इलियम, ये 3 हिस्से होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस कल करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, फिर हम इस वाले पॉइंट को भी, इसमें कुछ चीजें कल ही बची हुई है, पैनक्रियाज, उसके बाद लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, फिर ये स्लाइड जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, इसको अपन कल सब कंप्लीट कर देंगे सारे टॉपिक को भी, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सर मेरा था, सर जैसे आपने बताया कि संघ प्रचलन या फिर वस्त्र धोती, दाना धोती करने के बाद म्यूकोसाइटिक चीजें खानी चाहिए, लाइक दलिया और ऐसी चीजें, तो उसमें क्या स्वाद भोजन भी चल सकता है? स्वाद भोजन चल सकता है, लेकिन फिर उसमें आप स्वाद भोजन में सब चावल लोगे ना रूखा, फिर आप उसमें सब्जी भी लोगे। स्वाद का मतलब मिर्च मसाला नहीं है, तो आप रफ मटेरियल तो ले रहे हो ना, तो वो रफ मटेरियल लोगे तो पाचन तंत्र पे तो रोक तो नहीं पड़ेगा, तो आपको उसी दिन क्यों खाना है? तो आप अगले दिन खा लें, उस दिन बोल दलिया और वो चीजें, ठीक है। केला खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, उस एक दिन, अगले दिन आप स्वाद खा लो। जी सर, क्योंकि जब भी विश्वविद्यालय में थे तो ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद रेफर तो किया जाता है कि स्वाद या फिर दलिया या फिर खिचड़ी या फिर खा सकते हो। और किसी को प्रश्न? सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने वो सेल पढ़ा था तब में स्क्वायर सब शेल में वो माइक्रोविलाई आई थी, तो अभी जो हमने इसोफेगस की 4 लेयर पर इसमें विलाई था, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है क्या? इससे मतलब वो जब हमने सेल बॉडी पढ़ा था उसमें सेल की जो आउटर लेयर में वो माइक्रोविलाई था, और अभी इसोफेगस नहीं, इसोफेगस में नहीं होते हैं माइक्रोविलाई। हाँ होते हैं, कुछ हद तक होते हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव माइक्रोविलाई होते हैं वो होते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। होते इसमें भी वो स्वीपिंग का काम करते हैं, वो चीजों को जो माइक्रोब्स को से प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन अवशोषण का जो काम होता है वो माइक्रोविलाई में वो सबसे ज्यादा होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ओके सर। और किसी को कोई प्रश्न? मजा आ रहा है सबको?